आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 2.5 लाख कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। जी हां, योगी सरकार ने प्रदेश के करीब 2,44,565 सरकारी कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी रोक दी है। सरकार की सख्त हिदायत के बाद इन कर्मचारियों का वेतन रोका गया है। सैलरी रोके जाने की वजह सरकारी आदेश का पालन नहीं करना है। दरअसल सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश दिया था। यूपी की योगी सरकार ने पिछले दिनों सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर चढ़ाने को कहा था। सख्त हिदायत के बाद भी अभी तक 2,44,565 राज्य कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर नहीं चढ़ाया। ऐसे कर्मचारियों पर सरकार ने अब सख्त एक्शन लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों का अगस्त महीने का वेतन रोक दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक केवल 71% कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 अगस्त 2024 तक अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा नहीं देने पर सख्त कार्रवाई करते हुए 2,45,000 राज्य कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी रोक दी है। वहीं आईएएस और पीसीएस की सैलरी जारी कर दी गई है क्योंकि उनकी संपत्ति स्पैरो पोर्टल पर दर्ज थी। विभागों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक उन कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई है जिन्होंने 31 अगस्त तक अनिवार्य तौर पर मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा दर्ज नहीं करवाया। सरकार की डेडलाइन के बाद भी जिन कर्मचारियों ने प्रॉपर्टी डिटेल्स नहीं दी, अब सरकारी आदेश के चलते उनकी अगस्त महीने की सैलरी रोकी गई है। राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने राज्य कर्मियों को 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था। इसके लिए कई बार कर्मचारियों को रिमाइंडर भी दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी थी। इसके बाद भी करीब 30% कर्मचारी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए। प्रदेश में कुल 8,46,640 कर्मचारी हैं, जिनमें से सिर्फ 6,02,075 कर्मचारियों ने ही अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया। 71% कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन की। दरअसल यूपी सरकार ने आईएएस और पीसीएस की ही तर्ज पर सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की डिटेल्स ऑनलाइन करने के आदेश दिए थे। हालांकि इसमें शिक्षकों के साथ निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया था। जिन कर्मचारियों ने सरकारी आदेश को हल्के में लिया, उनकी सैलरी रुक गई। माना जा रहा है कि उनके खिलाफ अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। सोमवार को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ फिर से अपने निराले अंदाज में नजर आए। अक्सर आपने सीएम योगी को बच्चों को दुलारते देखा होगा, उन्हें खिलाते देखा होगा। कभी कभी सीएम योगी हॉकी के मैदान में गेंद को गोल पोस्ट में मारते भी दिख जाते हैं। कभी क्रिकेट का बैट पकड़ गेंद को हवा में मारते दिख जाते हैं। लेकिन सोमवार को सीएम योगी ने कुछ ऐसा किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। दरअसल लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के बीच फुटबॉल मैच खेला जाना था। सीएम योगी को मैच का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया था। इस दौरान सीएम योगी मैदान पर पहुंचे ही थे कि दर्शकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और फिर उनसे फुटबॉल को किक मारने को कहा गया। पहले तो सीएम योगी थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने फुटबॉल को किक किया और वो सीधे गोल पोस्ट में जा गिरी। सीएम योगी के फुटबॉल खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग खूब कमेंटबाजी कर रहे हैं। दूसरी ओर फुटबॉल को गोल पोस्ट में किक करने के बाद सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश के फुटबॉल प्रेमियों और युवाओं को बड़ा तोहफा दे दिया। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय फुटबॉल संघ की अपेक्षा के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1,000 फुटबॉल के खेल के मैदान विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में 57,000 ग्राम पंचायतों में एक खेल का मैदान बनाया जा रहा है। इसके अलावा 825 विकास खंडों में एक मिनी स्टेडियम और सभी 75 जनपदों में एक स्टेडियम बनाने का काम प्रगति पर चल रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में
57,000 ग्राम पंचायतों में एक खेल का मैदान बना रही है। 825 विकास खंडों में हमारे एक मिनी स्टेडियम बन रहे हैं और सभी 75 जनपदों में एक स्टेडियम बनाने के कार्यक्रम को भी हमारी सरकार प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। स्वाभाविक रूप से जो अपेक्षा भारतीय फुटबॉल संघ की है कि कम से कम 1000 खेल के मैदान फुटबॉल के लिए समर्पित हो, मुझे लगता है कि हम तो 57,000 खेल के मैदान बनाने जा रहे हैं। एक बड़ा लक्ष्य लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कि इनमें से 1000 अलग से निकालने में कोई समस्या नहीं है। हमारे पास 75 जनपद है और 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर है। इन सब में एक स्टेडियम हम लोग फुटबॉल के लिए समर्पित करें, यह अपेक्षा की है और हम भी चाहते हैं कि गतिविधियां आगे बढ़े। खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद और हॉकी के मशहूर खिलाड़ी केडी सिंह बाबू को याद किया और उनके योगदान की भी खूब प्रशंसा की। इस साल मॉनसून से देश भर में झमाझम बारिश हुई। देश के तमाम राज्यों में बारिश का सिलसिला थम चुका है, लेकिन इस बीच आईएमडी ने देश के कई राज्यों में फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 3 सितंबर से बारिश का सिलसिला गुजरात से शुरू होगा और देश के कई इलाकों में 8 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश देखी जाएगी। तो आइए आपको बताते हैं कि किस दिन किस राज्य में आईएमडी ने बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक आज यानी 3 सितंबर को गुजरात में भयंकर बारिश हो सकती है। यहाँ के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई दूसरे राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट है। तो वहीं कल यानी कि 4 सितंबर को बारिश की तादाद में कुछ कमी होने की उम्मीद है। केवल सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात में बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हर दिन के साथ बारिश की तादाद में कमी देखी जा रही है। 5 सितंबर को उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले दिन 6 सितंबर को उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बारिश का येलो अलर्ट है। तो वहीं 7 सितंबर तक आते आते सिर्फ 5 राज्यों में ही बारिश देखी जाएगी। आईएमडी के मुताबिक शनिवार को उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा और छत्तीसगढ़ के भारी बारिश के आसार रहेंगे। अब बात करें 8 सितंबर यानी कि रविवार की, तो इस दिन उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार रहेंगे। यहाँ के लिए आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं ओडिशा में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अपडेट दिया है। आईएमडी निर्देशक मनोरमा ने बताया कि 4 सितंबर से बारिश बढ़ने के आसार हैं। अगर देखेंगे तो लास्ट 24 आवर्स में मैनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम धरण बारिश हुआ है और हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है 46.5 मिलीमीटर कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में। अभी अगले 48 आवर्स के लिए लाइट टू मॉडरेट रेन रहने का संभावना है। कुछ जगह में हल्का से मध्यम धरण बारिश होने का संभावना है, लेकिन 4 सितंबर से आगे बारिश बढ़ने का संभावना है। एक लो प्रेशर एरिया बनने का संभावना है वेस्ट सेंट्रल एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल अराउंड 5 सितंबर। तो इसके कारण से 4 तारीख से बारिश बढ़ने का संभावना है। 4 तारीख को
हल्का से मध्यम धरण बारिश अनेक स्थानों में होने का संभावना है। और 5 को 5 तारीख में हल्का से मध्यम धरण बारिश अनेक स्थान में होने का संभावना है। उसका साथ भारी बारिश एक आध जगह में होने का संभावना है, जैसे मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर एंड गजपति डिस्ट्रिक्ट में। और 6 तारीख में भी अनेक स्थान में हल्का से मध्यम धरण बारिश होने का संभावना है। उसका साथ भारी बारिश एक आध जगहों में होने का संभावना है, जैसे कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, रायगढ़, गंजाम एंड गजपति जिला में। और 7 तारीख 8 तारीख में भी बारिश कंटिन्यू रहेगा। मोस्टली बारिश हल्का से मध्यम धरण बारिश रहने का संभावना है मेनी प्लेसेस में। मोस्टली ज़्यादातर बारिश रहेगा हमारा दक्षिण उड़ीसा में। अब तक सीजनल रेनफॉल कितना रिकॉर्ड किया गया है? हाँ, अब तक जो सीजनल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है 837 मिलीमीटर अगेंस्ट द नॉर्मल 931 मिलीमीटर। अभी भी जो हमारा डिपार्चर है नेगेटिव साइड में है, 10% डिपार्चर अभी। बिहार के जाने माने आईपीएस अफसर अमित लोढ़ा और उनकी पत्नी कौमुदी लोढ़ा मुश्किल में है। ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के आरोप में उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। लोढ़ा पर पद का दुरुपयोग कर गलत तरीके से पैसे कमाने का भी आरोप है। ईडी ने कुछ दिन पहले ही लोढ़ा दंपति के खिलाफ एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर जांच एजेंसी ने नया केस दर्ज किया है। इसमें उनकी पत्नी का भी नाम शामिल है। अब ईडी कभी भी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। फिलहाल ईडी लोढ़ा दंपति की संपत्ति और उनके द्वारा किए गए लेन देन की जांच कर रही है। दरअसल राज्य की विशेष निगरानी इकाई ने अमित लोढ़ा के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति मामले में 7 दिसंबर 2022 को एफआईआर दर्ज की थी। तत्कालीन आईजी को इसमें नामजद अभियुक्त बनाया गया था। इस मामले में अमित लोढ़ा हाईकोर्ट भी गए, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। ईडी से इसी के आधार पर उनके खिलाफ ECIR दर्ज की गई। अमित लोढ़ा बिहार के सबसे तेज तर्रार पुलिस अफसरों में से एक माने जाते हैं। उन्हें बिहार का सिंघम भी कहा जाता है। उन पर खाकी नाम का एक वेब सीरीज भी बन चुका है। 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी लोढ़ा फिलहाल राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो में आईजी के पद पर तैनात हैं। लोढ़ा का जन्म 22 फरवरी 1974 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल से पूरी की। IIT JEE परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने IIT दिल्ली में दाखिला लिया, लेकिन वहां का अनुभव उन्हें अच्छा नहीं लगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मैं IIT में काफी इंफीरियर महसूस करने लगा था और डिप्रेशन में भी चला गया था। अमित लोढ़ा ने अपने पहले ही प्रयास में UPSC परीक्षा क्रैक पास कर ली थी। UPSC सिविल सर्विस परीक्षा पास करते ही उनका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया था। IIT दिल्ली में मैथ विषय में उन्होंने E ग्रेड मिला था, जबकि UPSC परीक्षा में इसी विषय में उन्होंने सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल किए थे। अमित लोढ़ा के नाना भी IAS अफसर थे। वे बचपन से ही मेन इन यूनिफॉर्म से काफी प्रभावित रहे थे। हमारे जो प्रधान सेवक है हमारे कंट्री के, वो अपने कम्युनिटी के लिए ही काम कर रहे हैं। हम जो समुदाय यहाँ इंडियन रहते उनके लिए आ रहे हैं। ये उनमें ब्रुनाई के पॉपुलेशन के लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे प्राउड मोमेंट है कि इस कंट्री में, ये कंट्री एक्चुअली सबसे साउथ ईस्ट एशिया का
महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ का जो सुल्तान है हाजी हसन बोलकिया, वो सबसे बेहतरीन इंसान है, क्योंकि उसने कभी भी सारे समुदाय को एक जैसा देखा है, कभी भी किसी के अंदर डिफरेंसेस नहीं देखी है। यहाँ जो भी व्यापारी है, यहाँ के सदस्य है, यहाँ के पॉपुलेशन है, वो बहुत खुश है। और हमारी समुदाय, इंडियन समुदाय का खास करके हर फील्ड के अंदर बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन दी हुई है। ऐसे सुल्तान को हमारा शत शत प्रणाम है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे लिए आ रहे हैं, उसका तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। और हम कहते हैं अतिथि देवो भव, हम सेवा में लगे हुए हैं। हमारे से जो भी सेवा होगी हमारे कंट्री के प्रधानमंत्री के लिए हम हाजिर हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमारा भारत ने सारे संसार को एक्चुअली एक मार्ग दिखाया है, एक मार्गदर्शन किया है। तो ब्रुनाई में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर आके हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। तो काफी पहले उत्साह है, खुशी है और माहौल बन चुका है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उससे कम्युनिटी एकजुट होके प्रिपरेशंस में लगी है। लोगों ने अपना दिल दिया है इस बात को कि पहली बार प्रधानमंत्री ब्रुनाई में आ रहे हैं। और एक हमें इस विजिट से ये है कि ब्रुनाई और इंडिया के जो रिलेशन है वो और फर्दर स्ट्रांगर होंगे, जैसे 40 साल स्ट्रांग रहे और ज्यादा फर्दर स्ट्रांग होंगे। और देखा जाए तो जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं वहां हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करके आए हैं और अपनी समुदाय के लिए कुछ कहते हैं ना 200% देते हैं हमेशा वो। तो हमें इस विजिट से तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे स्पेशली हिज मैजेस्टी द सुल्तान हाजी हसन बोलकिया मजीद वदौला, जो हमारे किंग हैं यहाँ के, बीइंग सच अ जेनरस किंग और मीटिंग द पीएम ऑफ इंडिया, दिस इज गोइंग टू बी इटसेल्फ अ हिस्टोरिक मोमेंट। तो क्या तैयारियां हैं इंडियन कम्युनिटी की अपने प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए? कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? बहुत एक्साइटेड, तैयारियां मतलब फुल स्विंग पे है। फ्रॉम वेलकम टू वेरेवर द प्राइम मिनिस्टर वुड गो, ही विल सी अ लॉट ऑफ कलर्स, इंडियन कलर्स बहुत प्राइम मिनिस्टर को हर जगह दिखेंगे। और इंडियन कम्युनिटी काफी वाइब्रेंट है ब्रुनाई में, विथ इट्स डाइवर्सिटी है जो हमारी यहाँ। तेजस्वी यादव दम हो तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? तेजस्वी यादव ने समाज के लिए कौन सा ऐसा पराक्रम किया है जिसके लिए हम उस पर टिप्पणी करें? तेजस्वी यादव की पहचान ये है कि लालू यादव के लड़के हैं। जो आदमी 9वां फेल है वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे, जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो क्या सोशलिस्ट है? सोशलिज्म है क्या? खाली ये बता दो कि बिहार में पिछले 30 वर्ष में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया। तेजस्वी यादव दम हो तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे। यात्रा पर क्या निकलेंगे? 25 गाड़ी आगे 25 गाड़ी पीछे, एयर कंडीशन बस में बैठ के खाने का 2-4 फोटो जारी करेंगे, 2 मुरेठा बांधेंगे, 4 लोगों को गाली गलौज करेंगे, कहानी खत्म। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए ये लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग। कहता है 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। नीतीश कुमार खड़ा हुआ गांधी मैदान में, ये आदमी कहता है कि हम 20 लाख नौकरी दे देंगे। यह आंकड़ा याद रखिए, बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक 75 वर्ष में जितने लोगों को सरकारी नौकरी अभी मिली हुई है, टोटल संख्या है 23 लाख। 23 लाख लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। ये बेवकूफ बनाने वाले नेता कह रहे हैं कि हम 10 लाख 1 साल में दे देंगे। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक हर आदमी की काउंटिंग कीजिएगा तो सिर्फ 23 लाख लोग, 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। और कहता है हम सरकारी नौकरी देके बिहार को सुधार देंगे। अगर मान भी लिया जाए कि दे देगा
तो 98% आदमी को तो नौकरी से कोई लेना ही देना नहीं, ना है ना होगा, तो उसकी यात्रा को क्या देखें। भाई तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? तेजस्वी यादव ने समाज के लिए कौन सा ऐसा पराक्रम किया है जिसके लिए हम उस पर टिप्पणी करें? तेजस्वी यादव की पहचान ये है कि लालू यादव के लड़के हैं। लालू यादव का दल है आरजेडी, तो उसके वो नेता हैं। आपका अपना दुकान है तो आपका लड़का उस दुकान का मालिक बन जाएगा कल, उसके लिए उसको कुछ परिश्रम तो करना नहीं है। लेकिन दुकान से लोग सामान खरीदने आए तब ना आपको कुछ उसकी क्षमता विद्युता देखी जाएगी। तेजस्वी यादव आरजेडी के लीडर है, और वो लीडर इसलिए हैं कि वो लालू यादव के लड़के हैं, इतनी उनकी पहचान है। इसके आगे की पहचान उनको बनानी है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, करके कुछ दिखाना पड़ेगा। अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं, ना विद्यार्थी के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा कोई तोप मारा है, तोप छोड़ा है। जो आदमी मुख्यमंत्री, देखिए मैं ये नहीं मानता हूं कि डिग्री पाने से कोई आदमी समझदार हो जाएगा। हम लोग के माँ बाप दादी, हर परिवार में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं लेकिन बहुत समझदार हैं। परिस्थितिवश आप पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल नहीं था, साधन नहीं था, पैसा नहीं था, वो बात समझ में आती है। लेकिन जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं वो बच्चा 10वां नहीं पास किया, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। जो आदमी 9वां फेल है वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। मतलब जो बिहार जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या, खाली ये बता दो, बता दो, हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं, 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या, क्या है समानता, क्या है समाजवाद। इतना हल्का मत कीजिए। ये बिहार में पिछले 30 वर्ष में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया। न जिसको भाषा का ज्ञान है, न विषय का ज्ञान है, न शब्दों का समझ है, जो जितना गलत बोल रहा है, जो जितना बड़ा लंपट है, उसी को आप लोग बताते ही जमीनी नेता है। इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। आरएसएस ने जातीय जनगणना और महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। संगठन ने समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जातीय जनगणना को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं, जबकि महिला सुरक्षा के लिए नए कदम उठाने की बात कही है। इन विषयों पर आरएसएस की हालिया बैठक में गहन चर्चा की गई, जिसमें समाज के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ और भविष्य के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। संघ ने इसे एक संवेदनशील मुद्दा करार दिया है। संघ ने कहा है कि पंच परिवर्तन के तहत इस पर चर्चा की गई है और संगठन ने निर्णय लिया है कि मास लेवल पर समरसता को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने कहा कि हमारे समाज में जातिगत प्रतिक्रियाएं एक संवेदनशील मुद्दा है और ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जातीय जनगणना का इस्तेमाल चुनाव प्रचार और चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बैठक में पश्चिम बंगाल की हालिया दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर भी विचार से चर्चा की गई। आरएसएस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला कानूनों में संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया और इसे एक चिंताजनक मुद्दा बताया। महिला सुरक्षा को लेकर 5 मोर्चों पर चर्चा की गई, जिसमें कानूनी जागरूकता, संस्कार, शिक्षा और आत्मरक्षा शामिल हैं। इन मोर्चों पर महिला सुरक्षा अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा आरएसएस ने बताया कि पिछले साल उन्होंने हर राज्य और जिले में 472 महिला सम्मेलन आयोजित किए। इसमें महिलाओं के मुद्दों, पश्चिमी फेमिनिज्म और भारतीय चिंतन पर चर्चा की गई। आरएसएस की बैठक में बंगाल, वायनाड और तमिलनाडु में हुई घटनाओं पर भी गंभीर चर्चा की गई। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर भी चिंता जताई गई और सरकार से इस पर कदम उठाने का आग्रह किया गया।
वहीं अंत में आरएसएस ने अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाने का निर्णय लिया और संगठन के 100 सालों के पूरे होने के अवसर पर पंच परिवर्तन के तहत सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करने की योजना बनाई। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस समन्वय बैठक में कृषि पर भी चर्चा के दौरान जब किसान आंदोलन का विषय आया तो भारतीय किसान संघ को कहा गया कि हम उन किसान संगठनों के बीच भी समन्वय बनाएंगे जो संगठन आंदोलन चला रहे हैं, चाहे वो सिख किसान हो या कोई और। देश के कई राज्यों में बुलडोजर न्याय यानी अपराधियों के घर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। अदालत ने इसे लेकर सरकार और पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं। अब बुलडोजर न्याय एक्शन पर विपक्ष भी सरकार को घेरने में जुट गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की टिप्पणी के बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का भी इस विषय पर बड़ा बयान आया है। मायावती ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बुलडोजर का भी इस्तेमाल अब सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपराधों के आरोपी व्यक्तियों के घरों पर संपत्तियों को ध्वस्त करने की बढ़ती प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए इसे बुलडोजर न्याय का मामला बताया। न्यायालय ने घोषणा की कि वो इस मुद्दे के समाधान के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे। अब इस पर बीएसपी चीफ मायावती की पहली प्रतिक्रिया आई है। मायावती ने कहा है, देश में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए तथा इसके अपराध की सजा उनके परिवार व नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। ये सब हमारी पार्टी की सरकार ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके भी दिखाया है। बीएसपी चीफ ने आगे कहा, बुलडोजर का भी इस्तेमाल अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत भी निपटा जा सकता है। मायावती ने इसी क्रम में आगे लिखा है, जबकि आपराधिक तत्वों के परिवार व नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय संबंधित अधिकारियों पर ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे तत्वों से मिलकर पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते हैं। सभी सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपराधों के आरोपियों के घरों या संपत्तियों को ध्वस्त करने की बढ़ती प्रवृत्ति की आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए इसे बुलडोजर न्याय का मामला बताया था। कोर्ट ने घोषणा की है कि इस मुद्दे के समाधान के लिए वो दिशा निर्देश जारी करेगा। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अनाधिकृत निर्माण को भी कानून के अनुसार ध्वस्त किया जाना चाहिए और राज्य के अधिकारी सजा के तौर पर आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि न केवल आरोपी का बल्कि दोषी के घर का भी ऐसा हश्र नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि देश भर में निर्माणों के तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइंस जरूरी हैं। अगर कोई आरोपी या दोषी भी है तो उसका घर गिराया नहीं जा सकता। अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को करेगा। ओवैसी साहब के विषय में तो मैं क्या कहूँ, वो खुद ही इस जेपीसी कमेटी के मेंबर हैं और वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। मतलब उनको संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? इसका जो विपक्षी दल हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ केवल विरोध के लिए इस और विरोध की राजनीति के लिए इसका विरोध मत करिए। इस वक्त का सुधार तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से मोदी जी के ही भाग्य में है सारी पुरानी गलतियों का सुधार करना। अभी बहुत करप्शन है। कुछ लोगों ने जो है सिर्फ उसको अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो विपक्ष को क्या समस्या है? जेपीसी में बिल्कुल खुलकर चर्चा हो रही है और सभी जेपीसी के सदस्य हों, चाहे सारे भागीदारी पक्ष हों, आम जनता हो, सभी के सुझाव मांगे जा रहे हैं और सबको साथ लेकर ही ये चर्चा की जा रही है और बिल्कुल टाइम बाउंड चर्चा होगी। और ओवैसी साहब के विषय में तो मैं क्या कहूँ, वो खुद ही इस जेपीसी कमेटी के मेंबर हैं और वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। मतलब उनको संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? इसका क्या मतलब है? और दूसरी बात ये कि जो विपक्षी दल हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ केवल विरोध के लिए और विरोध की राजनीति के लिए इसका विरोध मत करिए।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं और इंशाल्लाह वक्त का भी सुधार किया जाए। देखिए, ऐसा ना हो ना कि जब इतिहास लिखा जाए तो इतिहास में ये बात ना आए कि ओवैसी साहब की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बाकी दल जो हैं, विपक्षी दल जो हैं, इन सब ने मुसलमानों की बेहतरी के लिए जो कदम उठाया जा रहा था उसका विरोध किया। ये अच्छी बात तो नहीं है। फिलहाल जो स्थिति है वक्फ बोर्ड की या जो वक्फ की संपत्तियों की जो स्थिति है बहुत ख़राब है। भ्रष्टाचार, उनका सही से मूल्यांकन नहीं हुआ है। तो ये वास्तव में इस वक्त का सुधार तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से मोदी जी के ही भाग्य में है सारी पुरानी गलतियों का सुधार करना। और कोई भी बोर्ड या निकाय और ज़्यादा प्रभावी जब होता है जब उसके संचालन और प्रबंध में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो जाती है, और यही प्रयास इन संशोधनों के माध्यम से करना चाह रही है। तो क्या समस्या है? जो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं उन तक उसका फ़ायदा पहुँचे और सही तरीके से पहुँचे, जो भ्रष्टाचार हो वो ख़त्म हो, जो वक्त की संपत्तियां हैं उनको ठीक से आइडेंटिफाई किया जाए, जो कि अभी नहीं हो रहा है। अभी बहुत करप्शन है। कुछ लोगों ने जो है सिर्फ उसको अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो विपक्ष को क्या समस्या है? ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली का प्रतिबिंब।